हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। हम लोग इस वीडियो में रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कौन कौन सी कमी थी इस पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की कमियाँ हैं, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो पहली कमी थी वो क्या थी। तो रदरफोर्ड के अगर हम लोग परमाणु मॉडल की जो पहली कमी है उसकी बात करें तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। क्या था? जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, यानी वो नहीं समझा सका कि परमाणु अस्थायी कैसे रहेगा। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये आखिर कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार उसके चारों ओर गति करते रहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण। रदरफोर्ड ने बताया कि जो भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये मान लीजिए नाभिक है, तो इसके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, चाहे जिस त्रिज्या की कक्षा हो, सभी में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो स्थिर विद्युत्की में एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल प्रिंसिपल। मैक्सवेल के स्थिर विद्युत्की के सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो जितने आवेशित कण होते हैं, अगर वो गति कर रहे हैं, त्वरित गति कर रहे हैं, तो त्वरित गति करते हुए वो सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। मैक्सवेल के विद्युत गतिकी के सिद्धांत के अनुसार की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी आवेश होते हैं वो सभी अगर त्वरित गति कर रहे हैं, तो वो सदैव क्या करेंगे? गति करते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि इसमें रदरफोर्ड ने बताया कि ये क्या होता है, इसके चारों ओर अभिकेंद्रीय त्वरण से गति करता है, यानी इसमें त्वरित गति होती है। तो अगर ये त्वरित गति कर रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। और अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो इसकी ऊर्जा में आएगी कमी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। और अगर ऊर्जा में कमी आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, हर एक चक्कर में इसकी ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, तो इसका जो वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है वो भी हर चक्कर में क्या होगी? कम होती जाएगी और एक सर्पिलाकार आकार धारण करते हुए लगातार क्या होगा? केंद्र की ओर आकर्षित होगा और अंत में क्या होगा? ये नाभिक में आकर गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर गिर गया तो जो परमाणु का अस्थायित्व है, परमाणु का अस्थायित्व, यानी परमाणु जो है वो अस्थाई नहीं रहेगा। परमाणु जो है वो अस्थाई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आकर इसी में गिर गया, और अगर ये इसी में गिर गया तो क्या होगा? परमाणु, आप कोई भी वस्तु देखेंगे, देखते देखते वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि परमाणु अस्थाई नहीं है। जो कि देखा जाता है कि परमाणु क्या होता है? बहुत ज्यादा अस्थाई होता है। जैसे ये पेन है, पेन कई सारे परमाणु से मिलकर बना है, और ये क्या है? बहुत ही ज्यादा अस्थाई है। अगर ये अस्थाई ना होता तो पेन का निर्माण नहीं होता। तो ये जो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो करने में असमर्थ हुआ। ठीक, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए मैं आपको वीडियो के एंड में सारे जितनी भी महत्वपूर्ण लैंग्वेज होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, मैं इस बोर्ड पे लिख दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छा नोट तैयार कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ था, परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ था। कैसे असमर्थ था? हमने बताया मैक्सवेल के प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई भी आवेशित कण है, अगर वो गति कर रहा है, लगातार त्वरित गति से चल रहा है, तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा।
और अगर वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो उसकी जो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या वो भी लगातार कम होती जाएगी। और अगर लगातार वृत्तीय कक्षा की जो त्रिज्या वो लगातार कम होती जा रही है तो ये जो धन आवेश है वो इलेक्ट्रॉन को लगातार क्या करेगा, आकर्षित करेगा और धीरे धीरे लगभग इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, नाभिक में आकर गिर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो परमाणु अस्थायी नहीं रहेगा, जो कि प्रैक्टिकली गलत है, जो कि ऐसा होता नहीं है। परमाणु क्या है, बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये पहली गलती थी परमाणु के मॉडल की। अब सेकंड क्या है, सेकंड जो कमी है, ये पहला कमी है। सेकंड कमी की अगर हम लोग बात करें तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका, लीनियर स्पेक्ट्रम। सेकंड जो कमी है वो ये है कि लीनियर स्पेक्ट्रम यानी रेखीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही कहते हैं, ठीक। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ। अब ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे नहीं कर पाए, इसको समझिए। नोट्स चिंता मत कीजिए, लास्ट में मिल जाएगा आपको। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये करने में कैसे असमर्थ था। रेखीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, जैसे रदरफोर्ड की माने, अगर हम लोग रदरफोर्ड की माने तो रदरफोर्ड ने बताया है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर किसी भी त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या में घूम सकता है तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर घूम रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं। तो अगर आप इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से ऊपर आएगा और यहां पर आ जाएगा। और अगर ये यहां पर आ गया, थोड़ी सी और एनर्जी दिए तो ये यहां पर आएगा, और एनर्जी दिए तो यहां पर। जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाएंगे वैसे 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 ये क्या होगा, इसकी कक्षा की त्रिज्या लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे कंटिन्यूअस। रदरफोर्ड की माने तो, अगर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम सही माने तो उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन को जब आप ऊर्जा देते जाएंगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगी उसकी कक्षा की त्रिज्या लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब ऊर्जा देना बंद करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पुनः उस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक वापस आएगा। और जब ये ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आता है तो ये क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए आता है। यानी जितनी ऊर्जा ग्रहण किया रहता है वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और उत्सर्जित करते हुए लगातार वापस आएगा। अगर रदरफोर्ड की माने तो अगर वो लगातार उत्सर्जित करते हुए वापस आएगा तो उस स्थिति में होगा क्या, होगा ये कि जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जो यहाँ पर एक दीप्त पट्टी बननी चाहिए, वो लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो नील बोर थे उन्होंने जब देखा, जब इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए इन्होंने एक चैम्बर लिया गैस का। क्या किया, एक गैस का चैम्बर लिया जिसमें गैस थी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस को उन्होंने क्या किया, विद्युत आर्क, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। इलेक्ट्रिक शॉक दिया, गैस एक चैम्बर, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी है, उसको उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो इसमें जितने गैस के अणु हैं वो गैस के अणु क्या करेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। कहां से, इलेक्ट्रिक से। और जब वो ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो उस स्थिति में यहां पे जो गैस के अणु होते हैं क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो वो क्या करता है, कुछ निश्चित आवृत्ति के, कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य के विकिरण को उत्सर्जित करता है। इसमें जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है गैस के चैम्बर में तो ये क्या करता है, उसके भीतर से कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य के विकिरण को उत्सर्जित करता है। कुछ निश्चित ही, सभी की नहीं। तो जब ये कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो उस स्थिति में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ये जो आपका स्पेक्ट्रम मिलता है, ये क्या होता है, ये सतत ना होकर क्या होता है, असतत होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, लगातार नहीं होता है। यानी अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक किसी आवृत्ति का, किसी तरंग दैर्घ्य का, जैसे मान लीजिए 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का यहाँ पर एक प्रकाश के विकिरण उत्सर्जित हुआ। अगला जो उत्पन्न होगा वो होगा 5000 एंगस्ट्रॉम का, मान लीजिए उत्पन्न हुआ। अगला जो होगा वो मान लीजिए 7000 एंगस्ट्रॉम का उत्पन्न हुआ।
तो ये बीच में 3000 के बाद 4, 3001, 3002, 3003, 3004, अगर रदरफोर्ड की माने तो ऐसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, 3001, 3002, 3003, 3004, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब ये गैस के चैम्बर में इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो यहाँ पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य के ही उत्सर्जित हुए, यानी कंटिन्यूअस नहीं उत्पन्न हुए। तो यहाँ से जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, जो स्पेक्ट्रम मिला वो कैसा था, रेखीय मिला, बीच बीच में गैप आया, और यही बीच बीच में गैप जो था यही इनके परमाणु मॉडल को क्या किया, गलत सिद्ध कर दिया। ठीक, अगर रदरफोर्ड सही होते तो ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम था, ये जो स्पेक्ट्रम मिला, ये स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में इसमें क्या आया, गैप आया, और यही गैप जो था वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ था। तो ये था रदरफोर्ड के परमाणु का सेकेंड जो दोष था, डिमेरिट जो था वो ये था। ठीक, तो यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी सारी चीजें जितनी है उन सबको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। पहले मैं सारी चीजें यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने जितनी भी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी दोनों कमियों की वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।